हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में अपने रेजिस्टेंस के जो फैक्टर लास्ट लेक्चर में रह गए थे ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। यानी कि विच फैक्टर्स इज इफेक्टेड द रेजिस्टेंस। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? लेंथ, एरिया और नंबर डेंसिटी डिस्कस किया था। अब जो फैक्टर बचते हैं वो उसको डिस्कस करने हैं। तो हमारा जो फैक्टर बचता है वो डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। So welcome to all of you in Epsilon Physics. Myself is Shikha Tyagi. Let's start the lecture. तो बच्चे क्या था? सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बात आती है, हमने रेजिस्टेंस पर देखा था इफेक्ट, है ना? तो जो इफेक्ट टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे होगा वही रेजिस्टिविटी पर होता है। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस किस पर? रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। देखिए दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ेगा। होगी बात समझ में? जब दोनों पे सेम इफेक्ट आएगा, किस तरीके से इफेक्ट आएगा? तो ये जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। हाउ डज इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल? अब सुनो, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के लिए, फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? तो सबसे पहली मटेरियल का हम आता है कंडक्टर, यानी कि सबसे पहले हम कंडक्टर को डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स के एग्जांपल एवरीवन नो, बोलो कौन कौन से? एल्यूमिनियम, सिल्वर, ओके, कॉपर, आयरन, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। तो हाउ डज रेजिस्टेंस इफेक्टेड ऑफ द कंडक्टर्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस? यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो लिसन, आर का फॉर्मूला इन प्रीवियस लेक्चर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ये कर चुके थे ना, ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। हमने किस किस का इफेक्ट पढ़ लिया था बच्चे? हमने इफेक्ट पढ़ा था लेंथ का, हमने इफेक्ट पढ़ा था एरिया का, हमने इफेक्ट पढ़ा था एन का, और आपने देखे थे कैसे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, और मैंने बताया था एम और ई कांस्टेंट है, तो कौन बचता है? टाउ बचता है। यानी कि इसका मतलब टाउ को क्या बोलते थे हम? रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको मैंने जब जो बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख रहे हैं लेक्चर, वो समझते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ विल बी decreases. Tau, what is tau? Tau is the relaxation time. क्यों डिक्रीज होगा? मैं फिर आपको समझा देती हूँ। मैंने पहले भी समझाया है कि जब हमारे वो भी मतलब जब रिलेक्शन टाइम होता क्या था, जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं आपस में। जब वो आपस में से कोलाइड करते हैं, उनके बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो जब मैं उसको गर्म करूंगी तो ये फास्ट चलेंगे, जब फास्ट चलेंगे तो जल्दी कोलाइड करेंगे, और जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाइम कम होगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से तुम हमेशा दिमाग में बैठा लो, टाउ विल बी डिक्रीजेस। क्लियर एवरीबॉडी? जब हमारा टाउ डिक्रीज होगा, जब टाउ डिक्रीज होगा तो बोलो व्हाट? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बोलूं या फिर रेजिस्टिविटी बोलूं? इंक्रीजेस। यानी कि याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कौन? रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, बोथ आर इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज होते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? आगे बात समझ में? नाउ अब टर्न आती है इसकी ग्राफ की। ग्राफ क्या होता है? ये मेरा यहाँ है टेम्परेचर, और इधर चाहे मैं ग्राफ रेजिस्टेंस के लिए बनाऊं या फिर रेजिस्टिविटी के लिए बनाऊं, है ना, किसी के लिए भी ग्राफ बनाऊं। सो तो हम देखते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए मैं ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, और इट इज द नॉन लीनियर सा ग्राफ, हल्का सा नॉन लीनियर है पहली। और टेम्परेचर किस में है? सेल्सियस में। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये तो पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, पर बच्चे के सामने क्वेश्चन कि ग्राफ 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? बात समझ में आ गई? तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी कंडक्टर अपना रेजिस्टेंस 0 नहीं रखता, है ना। यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास रेजिस्टेंस होता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। अगर ऐसा हो कि 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो पहाड़ों पर तो 0 से भी नीचे आ जाता है,
तो फिर तो वहां वायर्स का रेजिस्टेंस 0 हो जाने चाहिए, इट बिकम्स टू बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर्स, पर ऐसा नहीं होता ना। सो ग्राफ ऊपर से आएगा। तो आपने देखा कि टेम्परेचर कंडक्टर्स कौन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, और कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि टाउ डिक्रीज होता है। व्हाट इज द टाउ? दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सेकेंड बच्चे, सेकेंड जो मैंने फैक्ट डिस्कस करना है, आपने लिख लिया होगा। सेकेंड जो मैंने डिस्कस करना है दैट इज द सेमीकंडक्टर, यानी कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स। तो व्हाट इज द सेमीकंडक्टर्स? जो सेमीकंडक्टर्स, भाई मैं आपको सेमीकंडक्टर्स की बात अगर बताऊं, आज के टाइम में, अगर हम पहले बहुत पुराने टाइम में पहुंचे हैं 1950 की बात करें, तो सेमीकंडक्टर बहुत बेकार सा मटेरियल होता था, यानी कि इसका कहीं यूज नहीं होता था। बट आज के टाइम में ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिपेंड ऑन द सेमीकंडक्टर्स, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट हैं, जो उसमें कंपोनेंट यूज होते हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन अ सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो सेमीकंडक्टर इज अ वेरी यूजफुल मैटर। सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? 14 ग्रुप एलिमेंट होते हैं। 14 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन भाई बताओ? जर्मेनियम, गैलेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ऑल आर द 14 ग्रुप एलिमेंट। जब ये 14 ग्रुप एलिमेंट होते हैं तो आपको पता है 14 ग्रुप का मतलब ही जर्मेनियम है। 14 का मतलब 2, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो करते हो ना तुम केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन, 4, यानी कि लास्ट और में 4। अब ये जर्मेनियम पड़ोसी वाले जर्मेनियम के साथ, अपने पड़ोसी जर्मेनियम से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है, और साझा यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और कोवलेंट बॉन्ड बना के ये आराम से रहता है अपनी ऑक्टेट में। यानी कि केमिस्ट्री की पूरी लड़ाई क्या है? तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री की पूरी लड़ाई ये है कि लास्ट में 8 पूरे कर लो, या तो किसी को दे दो, या किसी से ले लो, या किसी से साझा कर लो। यानी कि पूरी केमिस्ट्री इसी बात के पीछे लड़ती है कि मेरे 8 कैसे हो। जर्मेनियम ने 8 पूरे कर रखे, तो जर्मेनियम हो या गैलेनियम हो या सिलिकॉन हो, ऑल आर कंप्लीट टू 8 हो गए। जब 8 पूरे हैं तो वहां कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि सारे चार्ज कैरियर किसमें बंद है बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड में। तो ऑल आर चार्ज कैरियर इज क्लोज ऑन अ कोवलेंट बॉन्ड। So how does the resistance or resistivity affected by temperature? कैसे करेंगे वो कहानी सुनो। तो मेरा फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का? R इक्वल्स टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। फ्री चार्ज तो होंगे नहीं इसमें, टाउ तो का तो कोई लेना नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे मैम टाउ का क्यों लेना नहीं? टाउ मैंने तुम्हें बताया था कि ये कोई वायर है और इसमें ये फ्री चार्ज कैरियर है और ये आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनका टाइम होता है। जब इसमें फ्री चार्ज कैरियर ही नहीं है तो टाउ क्या अफेक्टेड करेगा? टाउ का कोई मतलब ही नहीं है। सो क्या करा जाए? अब वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते तुम्हें बताओ कि मैंने क्या बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड में कौन बंद कर रखे हैं? उसमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बंद कर रखे हैं ना। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे। अब जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो कौन ज्यादा हो गया? एन ज्यादा हो गया ना। जब एन ज्यादा हो गया तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या हुआ? इंक्रीज। और एन इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, कि सेमीकंडक्टर कौन है? सेमीकंडक्टर वो हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी किस किस में? टेम्परेचर में और रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी में, इट बिकम्स टू डिक्रीज हो रहा है। तो क्लियर होगी बात बच्चों? तो ये हमारे 2 फैक्टर। तो फैक्टर कौन सा? टेम्परेचर। फैक्टर कौन सा? लेंथ। फैक्टर कौन सा? एरिया। फैक्टर कौन सा? नंबर डेंसिटी। और मैं आपको बता दूं दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट रिव्यू, चाहे 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स हो। क्लियर एवरीबॉडी?
और अभी मैं आपके सामने 2-4 कंसेप्चुअल डिस्कस कर रही हूँ. इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस. इट इज ऑल रिफ्लेक्टेड ऑन टेम्परेचर. सुनो सबसे पहली कंसेप्चुअल. अभी आपने टेम्परेचर से रिलेटेड ही कंसेप्चुअल डिस्कस करेंगे. उसने कहा कि भाई पहला क्वेश्चन, इन गिवन ग्राफ, ये ग्राफ है, दैट इज आई और दैट इज वी. ओके, देयर आर टू टेम्परेचर फॉर ए एंड बी, है ना. या मैं T1 और T2 ले लेती हूँ, T1 और T2 ले लेती हूँ. तो क्या देखो, देयर आर टू टेम्परेचर, ए और बी को छोड़ के T1 एंड T2 मान लेते हैं. T1 एंड T2. क्लियर? विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, T1 या T2? फर्स्ट, फॉर सेमीकंडक्टर, और सेकेंड फॉर कंडक्टर. ओके, फर्स्ट सेमीकंडक्टर और सेकेंड क्या, फॉर कंडक्टर. तो सुनो, सेमीकंडक्टर के लिए बोलो मेरे साथ साथ, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस व्हाट, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, R इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ेगा और n बढ़ने से R कम होगा. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से R कम होगा, R कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट तो ज्यादा होनी चाहिए ना. करंट के रास्ते में रुकावट है, करंट ज्यादा होनी चाहिए. तो देखो करंट किस में ज्यादा है, T1 में ज्यादा है या T2 में ज्यादा है. यानी करंट ऑब्वियसली T2 में ज्यादा है. सो T2 इज ग्रेटर देन T1. बात समझ आ गई. एक और हो सकता है, दूसरा आंसर बच्चा ये कह सकता है, मैम ऐसे भी बोल सकते हैं कि BI ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होना चाहिए. यहाँ तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो किसका स्लोप कम है, इस वाले का स्लोप कम है. सो T2 का स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1. ओके, सेकंड कंडक्टर्स की बात आ जाओ. कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स की बात क्या है, कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे तो बच्चों टाउ डिक्रीज होता था, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट व्हाट, करंट डिक्रीज होगी. करंट किसके लिए डिक्रीज हो रही है बोला, T1 के लिए, है ना. तो इसका मतलब इसमें T1 इज ग्रेटर देन T2. T1 इज ग्रेटर, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका स्लोप ज्यादा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2. तो इस तरह की करंट कंसेप्चुअल बोर्ड में पूछी जाती हैं. हो सकता है एक सेट में ये दे दे और एक सेट में ये दे दे. क्लियर होगी बात. और कौन सी कंसेप्चुअल बन सकती है, सुनो. ये तो अभी बोर्ड में भी आई थी, अभी 2018 की बात है. जस्ट क्या क्वेश्चन था, वो ये कहता है कि इन गिवन डायग्राम, रब कर लो, सुनो बच्चों. इन गिवन डायग्राम, ये मेरा एक सर्किट डायग्राम है. सर्किट डायग्राम में उसने यहाँ पर थोड़ा सा कोई डार्क सा पेन लेते हैं. देखो यहां उसने एक सेमी कंडक्टर लगाया है. कौन है, सेमी कंडक्टर. यहां लगा है एमीटर, इधर लगी है बैटरी, और यहां लगा है वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये कोई सर्किट है ना. समझ आया. तो क्या कहता है, व्हाट शुड बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि व्हाट शुड बी द चेंज इन रेजिस्टेंस टू मेंटेन द कांस्टेंट करंट इन सर्किट. यानी कि मुझे रेजिस्टेंस में क्या चेंज करना पड़ेगा कि जो सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहे. रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा. ओके, सुनो. यहां से करंट फ्लो हुई, करंट पहुंची सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में पहुंची तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली लगातार करंट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा. करंट तो ज्यादा हो गई, हमें करंट कांस्टेंट रखनी है और करंट तो हो गई ज्यादा.
तो करंट को, ज्यादा करंट को पहली वैल्यू तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस शुड बी इंक्रीज। सो रेजिस्टेंस कौन सा, एक्सटर्नल, शुड बी इंक्रीज, दैट इज द आंसर। कि जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी हेल्प से मैं रेजिस्टेंस को क्या करूंगी, इंक्रीज। सो इन दिस वे हमारे अलग अलग कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। सो अभी एक मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल की बात की थी हमने रेजिस्टेंस की, तो मैं पहले तुम्हें रेजिस्टिविटी समझा दूं, तो उसके बाद मैं वो न्यूमेरिकल लेके चलूंगी। तो अभी हमारी थोड़ा रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ये छोटी छोटी डिफाइन है, वो समझ लेते हैं। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, तो हमारे यहाँ भी आ रहा था तो मैंने क्योंकि फैक्टर बता दिया, पर रेजिस्टिविटी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। नाम तो हम पहले से ही पढ़ते जा रहे हैं इसका, और दूसरा नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना बच्चे। आर का फॉर्मूला आप सबको पता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, पता है ना, जहां आर रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए एरिया, रो रेजिस्टिविटी, है ना। इफ एल इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, हो गया। सो व्हाट शुड बी द आर, आर इक्वल टू रो, आर किसके इक्वल हो गया, रो के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल है, रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल है जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मींस द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, the resistivity is equal to the resistance of the wire which is carry the length of 1 meter and cross sectional area is 1 meter square। इन जनरल लैंग्वेज की बात मैं करूं तो मैं ये कह रही हूं कि जो पूरा वायर है इसकी पूरे वायर की प्रॉपर्टी इज द रेजिस्टेंस, जो करंट के रास्ते में रुकावट डालती है, पर इसी वायर की 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि यूनिटरी पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके, अब मैं वायर को मैंने डबल कर दिया और इतने से पार्ट की रेजिस्टिविटी रो है, अब मैंने वायर को डबल कर दिया, डबल कर दिया तो पूरे वायर की प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, कोई लेंथ चेंज हो गई, पर इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। व्हाई, बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिटरी पार्ट, यानी कि 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। चाहे लेंथ को डबल ट्रिपल कर दो, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ विच वायर विच कैरी द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एक बात तो समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी पर लेंथ और एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर किसका इफेक्ट पड़ता है, तो रेजिस्टिविटी का मैंने एक फॉर्मूला याद करो, जब हमने ओम्स लॉ में मैंने पढ़ाया था तो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो नंबर डैश टी के इनवर्सली होती है रेजिस्टिविटी, सेम एज, एंड टाउ को ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी पर बस लेंथ और एरिया का इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर डेंसिटी और टेम्परेचर एज इट इज इफेक्टेड करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस को इफेक्टेड करते थे। सेम ग्राफ बनने वाले हैं, है ना। फिर आती है बेटा कंडक्टिविटी, कौन आती है हमारी, कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी, इससे पहले हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है बच्चे ओम मीटर। व्हाट इज द यूनिट, ओम मीटर। क्लियर एवरीबॉडी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इनवर्सली, सिग्मा से शो करते हैं, इनवर्सली ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो जहां जहां रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी इनवर्सली मैनर में, है ना। इतना तो तुम कर पाओगे। और इसकी यूनिट क्या हो गई, ऑब्वियसली इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम को मोह भी बोलते हैं, मोह इंटू मीटर इनवर्स, और कहीं कहीं हम सीमन भी बोल देते हैं, सीमन मीटर इनवर्स, है ना। एक टर्म्स होती है कंडक्टेंस।
एक टर्म्स होती है बेटा कंडक्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस? सुनो, कंडक्टेंस का मीनिंग होता है, इसको जी से शो करते हैं, यानी कि इट इज इनवर्सली ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस। इट इनवर्सली ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट ओम इनवर्स या फिर मोह होती है। तो होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, किसका टेम्परेचर का कहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है ना। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कुछ जो बोर्ड में पूछे गए वो लेकर चलूंगी। ओके बच्चों, सो इसे एंजॉय करना लेक्चर को और देखना, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल वगैरह, मतलब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।